गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लिया था और उससे पहले हमने गेमीटोजेनेसिस किया था, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एग। सो गेमीट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगी? पहली बात, जब स्पर्म्स जो हैं दे विल रीच द एग। और स्पर्म्स जो हैं एग तक कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए एक यहाँ पे टर्म आई है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ सीमन बाय द पेनिस इनटू द फीमेल वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस, दैट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, कहने का मतलब you can say sperms, they are deposited in the female reproductive tract by the male, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन, है ना। स्पर्म्स अलग से नहीं होते हैं, वो सीमन में होते हैं ना, जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है उसमें स्पर्म्स प्लस जो जितने भी ग्लैंड्स थे, मेल ग्लैंड्स, वो अपनी अपनी सिक्रीशन डाल रहे थे, तो उन सब से मिलकर जो बनता है उसको सीमन कहा था। तो वही डिस्चार्ज ऑफ दैट सीमन इनटू द फीमेल वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, राइट। नाउ जब ये फीमेल वेजाइना में पहुंच जाएंगे तो उसके आगे दे विल देन मूव, ठीक है, ऊपर की तरफ, यूट्रस की तरफ जाएंगे स्पर्म्स। इसके लिए आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम दिखाया था वो आपको पता होना चाहिए। उसमें एक चीज़ था कि ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, देखिए, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। इस डायग्राम में अगर आप देखो, ये ओवरी है, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली ओवरी, और यहाँ से एग फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ इधर यूट्रस तक आएगा ना। और जो स्पर्म्स हैं वो इस यहाँ से आएंगे, है ना, वेजाइना के थ्रू, और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ यूट्रस में पहुँचेंगे और फिर यहाँ से फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचेंगे। और इनफैक्ट जो फर्टिलाइजेशन है वो आपको बताया था यहाँ होती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब के आपको 4 पार्ट्स बताए थे ना। ये शुरुआती हिस्सा जो है इसको इनफंडिबुलम कहा था हमने, ठीक है। उसके बाद एम्पुला था, फिर इस्थमस था, और फिर यूट्रीन पार्ट था उसका। तो एम्पुला और इस्थमस का जो बीच का जंक्शन है वहाँ पर ये जो बी आप देख रहे हो, बी पॉइंट, यहाँ होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से एग यहाँ तक पहुँचता है और स्पर्म्स जो है वो यहाँ से वेजाइना यूट्रस से होते हुए और यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। हेयर जंक्शन ऑफ द isthmus एंड एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो दिस इज़ द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। और यहाँ पर आगे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म दोनों एट अ टाइम मौजूद हों, है ना। क्योंकि दोनों का लाइफ स्पैन आपको बताया है कि स्पर्म्स का भी 2 से 3 दिन का होता है और ओवम का एक दिन का ही होता है बेसिकली, ठीक है। और ओवम रोज़ तो रिलीज़ नहीं होता ओवरी से, ठीक है। आप इस मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हो, 28 दिन में सिर्फ एक बार रिलीज़ होता है एग, और वो भी एक साइकिल में एक ओवरी से रिलीज़ होता है, दूसरी साइकिल में वो दूसरी वाली ओवरी से रिलीज़ होगा एग। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखना है आपने बच्चों, कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है और उसमें एक ही ओवम रिलीज़ होता है, जो 14th डे पे हमने देखा था ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। तो एक महीने यानी इस ओवरी से एग आएगा, अगले महीने उस ओवरी से आएगा, और वो सिर्फ एक दिन के लिए एक्टिव रहता है ना। तो मतलब उसी दौरान अगर स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच पाएँ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं, राइट। सो इसीलिए कह रहा है कि दिस एक्सप्लेन्स वाई ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। सो नाउ इफ़ द स्पर्म्स दे रीच द एग, टाइम से पहुंच जाते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, तो अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके वैसे तो डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन सीबीएसई की बुक्स में आपको इतने डिटेल में ये प्रोसेस नहीं मिलेगा। सो
अगर दूसरी बुक्स हैं आपके पास तो उनको आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ इसको थोड़ा शॉर्ट करना है तो यहीं से आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले तो जो स्पर्म्स हैं दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग की जो बाहर की लेयर है उसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, है ना, और उससे बाहर कोरोना रेडिएटा आपको बताई थी। और स्पर्म जो है दिस विल एंटर विद द हेल्प ऑफ एक्रोजोम, ये भी आपको पहले बताया हुआ है। जो उसकी टिप है गोल्जी बॉडी जहाँ रहती है दैट इज़ कॉल्ड एक्रोजोम। और उसमें एक्चुअली होते क्या हैं, देयर आर एंजाइम्स जो कि एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड स्पर्म लाइजेंस। स्पर्म लाइजेंस जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे दूसरी बुक्स में। इनमें एक नाम होता है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, हाइलुरोनिडेज, और दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। देन देयर इज़ जोना लाइसिन, अगर ये याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ एक ही काफ़ी है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये उसको पेनिट्रेट करता है जो एग की मेम्ब्रेन है उसको, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि जब एक स्पर्म एंटर कर गया एग में, क्योंकि आपको पता है कि सीमन जो है उसमें लाखों के हिसाब से स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म, कोई एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज़ करता है। और अगर एक स्पर्म एंटर कर चुका है एग में तो फिर बाकी स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, बाकी स्पर्म्स उसके बाद एंटर नहीं हो पाते हैं। सो दिस प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, पॉली मीन्स मैनी, है ना, सो मैनी स्पर्म्स दे कांट एंटर, सिर्फ एक ही एंटर होता है। देन जैसे ही स्पर्म एंड इनफैक्ट स्पर्म का जो न्यूक्लियस है सिर्फ वही एंटर करता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखें अगर, दीज आर स्टेजेस ऑफ स्पर्म एंट्री, है ना, सो ये मेम्ब्रेन एग की दिखा रखी है इन्होंने, जिसमें ये जोना पेल्यूसिडा है, और बाहर ये राउंड सेल्स जो आप देख रहे हो ये हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स, है ना, ये जोना पेल्यूसिडा है। यहाँ से स्पर्म जो है इट कम्स, और ये देखिए एक स्पर्म एंटर हो गया, इसका न्यूक्लियस यहाँ आ गया, ठीक है, बाकी जो स्पर्म्स हैं उसके बाद वो नहीं एंटर हो पाएंगे। तो स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर कर जाता है। देन जो इसके कारण क्या होता है, देखिए जो ये जो एग था जो अभी तक आपको बताया सेकेंडरी oocyte की स्टेज में था, यानी इसमें मियोसिस 2 अभी तक नहीं हुई थी, ठीक है। oogenesis का प्रोसेस एक बार फिर से अगर आपको याद कराएं तो उसमें ये था ना, मियोसिस 1 से एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है, उसके बाद मियोसिस 2 होनी होती है इसमें, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, तब अभी तक मियोसिस 2 नहीं होती है, इसी स्टेज में ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि ये ओवरी से रिलीज़ हो जाता है। तो अब होगी वो मियोसिस 2 जो है, यानी कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। सो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म जो मियोसिस 2 है, completion of meiotic division, it will take place and it will result in the formation of एक पोलर बॉडी निकलती है और एक हैप्लॉइड ओवम या एग बनता है ना, तो वो अब होगा इस स्टेज पे। और इन दोनों के न्यूक्लियस, अब आप कह लीजिए स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस, ठीक है, वो दोनों फ्यूज़ होंगे एंड उनके फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, जो फिर से डिप्लॉयड होगा, क्योंकि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अपने साथ एक सेट क्रोमोसोम्स की लाया है ना, मियोसिस से बना है, वो n है ना, वो एग के अंदर जो है वो भी n नंबर है, तो दोनों का फ्यूजन से बन जाएगा 2n। सो जाइगोट इज़ फॉर्म्ड विच इज़ डिप्लॉयड एंड यू कैन से दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड देन उसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि इस स्टेज में, है ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है वैसे ही द सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिसाइडेड, है ना, सो वेदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल, दिस इज़ डिसाइडेड, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया होगा ही कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, है ना, फीमेल्स के केस में, हियर यू कैन सी मेल, फादर इज़ मेल, उसमें 46 क्रोमोसोम हैं जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई।
मदर के केस में 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड एक्स, है ना। इनमें जब गेमेटोजेनेसिस हुआ है, ठीक है, मियोसिस से बने हैं 2 गेमेट्स, यहाँ पर भी वैसे ही मियोसिस हुआ है और हाफ हाफ हो गया है ना नंबर, 23 क्रोमोसोम रह गए हैं, ठीक है। 23 का मतलब है 22 ऑटोसोम्स है और उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो फीमेल्स के केस में तो एक्स ही होगा, ठीक है। ये गेमीट्स जो बने हैं फीमेल के केस में एक जैसे ही गेमीट्स बनते हैं सारे, जबकि मेल्स के केस में 2 तरह के गेमीट्स बनते हैं ना। आधे वो होंगे जिनमें एक्स गया होगा और आधे वो होंगे जिनमें वाई क्रोमोसोम गया होगा, ठीक है ना। सो यू कैन से 2 तरह के स्पर्म्स होते हैं एक्चुअली। इनको एंड्रोस्पर्म्स कह देते हैं वाई वाले और इनको गाइनोस्पर्म्स कह देते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज़ होता है एग से तो एक्स और वाई मिलकर, कहने का मतलब मेल होगा। अगर ये वाला स्पर्म एक्स जिसमें है ना, वो वाला स्पर्म अगर एग के साथ फ्यूज़ करता है तो एक्स और एक्स इकट्ठा होंगे, तो यानी कि इट विल बी अ बेबी गर्ल, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वेदर इट विल बी अ बॉय और गर्ल, दिस डिपेंड्स अपॉन होम, अपॉन फादर एंड नॉट मदर, ठीक है। इसको वैसे आगे जेनेटिक्स में भी ये दोबारा करेंगे हम डिटेल में। सो द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड दैट is decided at this stage, and very important is that it depends upon father and not mother, ठीक है। so this is about fertilization and then next step है, अब जाइगोट तो बन गया है, अब उसके आगे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जाइगोट जो बना है वो डिप्लॉयड है और उसमें अब होंगी क्या, माइटोटिक डिविजन्स, है ना। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से उसमें माइटोसिस होगी और इन माइटोटिक डिविजन्स को बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। देखिए ये भी आया हुआ है बोर्ड में शायद 1-2 बार। that is difference between cleavage and mitosis। क्लीवेज भी वैसे तो माइटोसिस ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये कहाँ होती है, जाइगोट में, और ये फटाफट होती है ऐसे, इस तरह से कुछ एक पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लीवेज जो है दिस अकर्स इन जाइगोट, जबकि आम टिपिकल माइटोसिस जो है वो हमारे बाकी सभी सेल्स में होती है। इस केस में इंटरफेस शॉर्ट रहती है, ग्रोथ भी नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि फटाफट होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन कंजम्पशन इसमें हाई रहता है एज इट इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस है ये, जबकि जो नॉर्मल माइटोसिस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑक्सीजन कंजम्पशन उसमें लो है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर डिक्रीजेज। इस केस में एक्चुअली जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो जो फर्दर 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, उनको ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। तो उन सेल्स का साइज़ कम होता जाता है, ठीक है। आम नॉर्मल माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, ये आपको पता है। एक सेल से जब 2 बनते हैं तो दे आर बोथ सेम, दे आर एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट्स ऑल्सो एंड टू ईच अदर ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर क्लीवेज में क्या होगा कि उनका साइज़ छोटा होता जाएगा, जो नए सेल बनेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर ये जाइगोट है, इसमें पहली डिवीज़न होती है तो 2 सेल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिवीज़न ऐसे होगी तो 4 सेल बन जाएंगे, 4 से फिर 8, 8 से 16, इस तरह से। लेकिन आप देख रहे हो कि ओवरऑल जो साइज़ जाइगोट का था उतना ही रह रहा है, चाहे यहाँ 1 सेल थे, यहाँ 16 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ओवरऑल साइज़ उतना ही है, यानी कि ये जो नए सेल्स बने हैं ये छोटे हैं साइज़ में, ठीक है। सो ये एक क्लीवेज का मेन पॉइंट रहता है जो टिपिकल माइटोसिस से अलग है। सो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड टिपिकल माइटोसिस। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ आपने देख ही लिया है कि किस तरह से पहले एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, आप कह लीजिए,
उसके बाद ट्रांसवर्स होगी, इस तरह से सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। और 8 और 16 सेल्ड वाली जो स्टेज होती है इसको मोरुला कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये सारा भरा हुआ है सेल्स से, है ना। इट इज़ अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। बाद में क्या होगा, इनमें से जो कुछ सेल्स हैं साइड साइड पे वो हट जाते हैं और एक आउटर लेयर बना देते हैं, उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और कुछ एक सेल्स जो हैं वो अंदर एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, दिस इज़ द इनर सेल मास। और ये खाली कैविटी है ब्लास्टोसील। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको अब हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस कैविटी में फ्लूइड हो सकता है। सो दिस इज़ ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, जो कि हॉलो है अंदर से, है ना, आधा, जबकि ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है। कई बार इन दोनों में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, मोरुला और ब्लास्टुला में। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की धीरे धीरे। लेकिन अगर आप इसको इस डायग्राम में देखो कि कब इसकी शुरुआत होती है, इनफैक्ट अगर हम डे वाइज देखें तो यहाँ आप देखिए, नाउ दिस इज़, ये यूट्रस है ना, यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। तो ओवरी से एग यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आया है, रिलीज़ हुआ है, और ये इसको यहाँ पे स्पर्म्स मिले हैं तो फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर हम इसको डे 1 माने जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसके आगे धीरे धीरे डे 2 पे आप देखिए पहली डिवीज़न होती है, 2 ब्लास्टोमेयर बनते हैं। उसके बाद डे 3 पे देखिए 4 बन चुके हैं। आगे ये मोरुला 4 से 8, 8 से 16, जैसे हमने कहा, है ना, 32 सेल स्टेज हो गई है। धीरे धीरे ये आगे आगे भी आता जा रहा है यूट्रस की तरफ, और इसमें डिविजन्स भी होती जा रही हैं। एंड डे 7 पर जाकर ये यहाँ यूट्रस में अटैच करता है अपने आप को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 7 पे जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है तो ये यूट्रस की जो वॉल है इसमें अपने आप को एम्बेड कर लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अपने आप को वो यहाँ इम्प्लांट कर लेता है। ये डेफिनेशन कई बार आई हुई है कि व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन। सो इसकी डेफिनेशन कहीं से भी आप लिख सकते हो। Blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, and this is called implantation. And at this stage we can say that the mother is pregnant, right? So this leads to pregnancy, implantation जो है, right? Then यहाँ पर जो important topics मैंने आपको बताया, जो आपको CBSE की बुक्स में शायद ना मिलें, वो भी इंक्लूड कर लेने हैं अपने नोट्स में। एंड जैसे कि डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड नॉर्मल माइटोसिस, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टुला, इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं। मोरुला जो है सॉलिड बॉल है, हमने कहा, सेल्स का, और उसके अंदर जो सेल्स हैं दे आर ऑल सिमिलर, जबकि ब्लास्टुला जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कैविटी है, ब्लास्टोसील, और दूसरा उसमें 2 तरह के सेल्स बन चुके हैं ना, एक बाहर वाले जो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है और एक अंदर इनर सेल मास। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस। प्लस आपको कहा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वाई इट इज़ नॉट राइट टू, यू कैन से, ब्लेम द मदर, है ना, फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बेटा होगा या बेटी, इसका इल्ज़ाम मदर पे नहीं लगा सकते हम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्पर्म्स एक्चुअली, राइट, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फादर। सो ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपने स्ट्रेस करना है। और एक चीज़ और हमारी यहाँ पर, हाँ, ये भी क्योंकि कई बार आया क्वेश्चन, और ये भी CBSE बुक्स में मुझे नहीं दिख रहा है, दैट इज़ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स का मतलब है स्पर्म्स की कैपेसिटी बढ़ाना, किसके लिए, ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, और ये काम कौन करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसी में कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसको आप, मैं इस तरह से कर लेती हूँ, आपने इसको पॉज करके यहाँ से लिख सकते हो आप, द स्पर्म्स इन द फीमेल्स जेनिटल ट्रैक्ट आर मेड कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग, है ना, बाय द सिक्रीशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, उसी की सिक्रीशंस जो हैं वो इस काम में हेल्प करती हैं। And these secretions they remove the coating substances deposited on the surface of the sperms, है ना,
पर्टिकुलरली जो उसके एक्रोजोम के ऊपर डिपॉजिटेड है उसको हटा देती हैं वो, ताकि so that acrosome are exposed and sperm becomes active to penetrate the egg, right? So it occurs in mammals, and this process is called capacitation, and it takes about 5 to 6 hours. So capacity मतलब sperms की basically क्या है, capacity बढ़ जाती है उसकी to fertilize the egg, and this is done by secretions of female reproductive tract. So this is all for today. Thank you.